हम लोगों ने पार्ट 1 में डैनियल सेल के बारे में देखा था। तो आज हम लोग पार्ट 2 में देख लेते हैं मानक वेस्टर्न सेल। तो मानक वेस्टर्न सेल के बारे में हम लोग जानेंगे, उसकी क्रियाविधि देखेंगे, हम लोग उसकी बनावट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी बनावट क्या होती है। इसकी यह एच टाइप की होती है। एच आकृति का सेल है जिसमें कैंडियम बाय एच जी होता है पारा के इलेक्ट्रोड बस CdSO4 डॉट Hg2SO4 के विलयन में डूबे होते हैं। मतलब ये CdSO4 और Hg2SO4 के विलयन में डूबे रहते हैं, जिनके शेष भाग में CdSO4 जो बचा हुआ भाग होता है उसमें क्या CdSO4 का संतृप्त विलयन भरा होता है तथा Hg2SO4 के ऊपर 12.50% CdSO4 8.3 H2O का विलयन भरा होता है। जो बचा हुआ शेष होता है उसमें Hg2SO4 के ऊपर इतना हम लोग विलयन भरा होता है। चलिए इसकी क्रियाविधि हम लोग देखते हैं। क्रियाविधि इसकी क्या होगी, देखो इस सेल में कैंडियम जो होता है ना, कैंडियम धातु का एक ऑक्सीकरण व विलयन के 2Hg आयन का एक अपचयन होता है। मतलब CD का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और Hg का क्या होता है, अपचयन होता है यहाँ पे। ठीक, एनोड पे क्या होता है, देखो एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीकरण। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण मतलब CD। तो यहाँ पे जो कैंडियम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग कर दिए, तो CD के ऊपर क्या गया +2 चार्ज, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, यहाँ पे अपना त्याग कर दिया है। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है अपचयन। क्या होता है कैथोड पे, अपचयन होता है। तो इसने क्या Hg2SO4 है, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हमने, तो ये किस में टूट गया, 2Hg + SO4 पे क्या गया -2 चार्ज। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ये SO4 के ऊपर क्या आ गया -2 चार्ज आ गया। तो हम लोगों को पूर्ण सेल बनाने तो हम इसको और इसको ऐड कर दे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना CD + Hg2SO4 बचेगा इस साइड पे, और इस साइड क्या बचेगा CD +2 बचेगा और SO4 -2 बचेगा, और क्या बचेगा 2Hg। तो ये माइनस पे है, ये प्लस पे, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, CdSO4 बन जाता है। ये दोनों मिक्स होके क्या बन जाता है, CdSO4 + 2Hg बाहर रहता है, और ये बन जाता है CD + Hg2SO4, एरो क्या हमने 2Hg + CdSO4, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये इसकी आकृति होती है, H टाइप की बनी होती है। तो इसमें ये कैंडियम भरा होता है, कैंडियम सल्फेट भरा होता है, और ये यहाँ पे क्या लगी होती है, प्लेट लगी होती है CD की या PT प्लेटिनम की भी लगी होती है। यहाँ पे Hg मतलब पारा भरा होता है यहाँ इस परत में, और ये होता है Hg2SO4, यहाँ पे Hg2SO4 भरा होता है। ये जो खाली जगह है यहाँ पे भरता है CdSO4 8/3 H2O भरे होते हैं। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोग बना लें इसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विभव मापी की सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। तो हमको किसका मापन करना है, विद्युत वाहक बल। तो हम विद्युत वाहक बल का मापन करेंगे। तो ये मेरे पास एक परिपथ चित्र है, तो ये यहाँ पे C है, C को हम लोग बोलते हैं मानक वेस्टर्न सेल। C को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया मानक वेस्टर्न सेल को, और जो मेरे पास S है ये है यहाँ पे अज्ञात सेल, यही हमको फाइंड करना है। हमको ये जो S है ना, इसको ही हमको निकालना है, और जो X मेरे पास है ये मेरे पास ज्ञात सेल है, तो हमने इस तरफ लिख दिया है। C जो है वो मानक वेस्टर्न सेल है, S जो है वो अज्ञात सेल है, और X क्या है यहाँ पे ज्ञात सेल है। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात है, ये मानक वेस्टर्न सेल दिया, और ये अज्ञात, तो यही हमको निकालना है यहाँ पे। तो ये AB जो है वो मिश्र धातु की बनी होती है, एक प्लेट टाइप की लगी होती है, पैमाना टाइप का होता है। ये PT या आयरन मतलब आयरन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। होता है कि कार्य प्रणाली क्या होती है, फिगर तो आपको दिखाई चुके हम लोग। तो इसकी कार्य प्रणाली होती है कि सर्वप्रथम C और E, देखिए C, ये था C और E, इनके बीच में कुंजी लगी हुई थी, ये जो कुंजी लगी हुई है C और E के मध्य कुंजी लगाकर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे यह वेस्टर्न सेल के विद्युत वाहक बल का विरोध करती है। यह क्या करती है, जो वेस्टर्न सेल होती है ना C, उसके विद्युत वाहक बल का ये विरोध करती है। E वाला पॉइंट, जिसमें गैल्वेनोमीटर, जो कैपिटल G बनाई, ये होता है गैल्वेनोमीटर।
में शून्य विक्षेप की स्थिति व AD की लंबाई प्राप्त होती है। देखिए AD की लंबाई प्राप्त होती है यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई प्राप्त होती है AD लंबाई। इसी प्रकार X सेल, जो ज्ञात सेल है ना X, ये वाले X सेल को परिपथ में लेकर शून्य विक्षेप की स्थिति पर, जब शून्य विक्षेप होता है तब इसकी स्थिति पर हमको क्या प्राप्त होता है, A से D तक, A और D, तो हमको क्या प्राप्त होता है, AD लंबाई प्राप्त होती है। ठीक, चलिए इसकी क्रियाविधि हम लोग देखते हैं। तो क्रियाविधि क्या होती है, ES प्रोपोर्शनल AD, मतलब जो ES है ना, S वाला जो था अज्ञात सेल्स किसके समानुपाती होगा, AD के होगा। तो इसको हम जब लोग लिखेंगे तो ES बराबर होगा KDT, मतलब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक अक्षर जुड़ता है K। फिर यहाँ पे EX प्रोपोर्शनल होगा AD, यहाँ से भी हम जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो EX बराबर होगा KAD। तो हम समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो ES अपॉन EX K से K डिवाइड हो जाएगा, तो हमको मिला AD अपॉन में AD। तो हमको ES निकालना था तो हम इसको इस साइड भेज देते हैं। तो ES बराबर देखो क्या मिलेगा, AD अपॉन AD इंटू EX। तो यही हमको फाइंड करना था, यही विद्युत वाहक बल का मापन इसी सूत्र से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली हेडिंग मेरे पास क्या है, सेल द्वारा किया गया कार्य। जो सेल होती है इसमें E, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो हमको फाइंड करना है। तो सेल क्या, जो किसी सेल में प्रवाहित धारा व सेल के विभव का गुणनफल, जो प्रवाहित धारा होती है और सेल के विभव का गुणनफल किए गए कार्य के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, ये किए गए कार्य के बराबर होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखो W बराबर होगा NFE सेल, NFE सेल। यहाँ पर N क्या है, देखो N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F है उसे हम बोलते हैं फैराडे बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 96,500 सेंटीग्रेड होती है, F की जो वैल्यू होती है 96,500। और E सेल की वैल्यू हम निकालते हैं, तो E सेल की वैल्यू निकालते हैं हम E कैथोड माइनस E एनोड करके हम लोग निकालते हैं। इसको हम पार्ट 1 में बता चुके थे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा में हानि या कमी के बराबर होता है, या तो हानि या कमी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा G बराबर माइनस, हानि हो रही है इसलिए हमने माइनस का साइन यूज किया है, माइनस NFE सेल। ओके, मानक गिब्स ऊर्जा समीकरण हम लोग देखते हैं, 298 केल्विन ताप होता है यहाँ पे 1 ATM पर 1 मोल पर। तो इसका जब हम डेल्टा G' निकालेंगे, इस पर यहाँ पे डिग्री लगा तो ये मानक गिब्स ऊर्जा होता है और ये होता है गिब्स ऊर्जा का समीकरण। तो ये जो माइनस का NFE सेल। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट समीकरण हम लोग देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नेक्स्ट समीकरण। ये उत्क्रमणीय सेल अभिक्रियाओं के लिए प्रतिपादित किया जाता है। इससे कौन सी अभिक्रियाएँ होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं जो दोनों तरफ हो सकती हैं। तो माना हम लोग मान लेते हैं, माना एक उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया क्या है, निम्न प्रकार है। जैसे हमने ले लिया A स्मॉल a फिर कैपिटल A प्लस स्मॉल b फिर कैपिटल B, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये साइन है, और बनेगा C फिर कैपिटल C फिर D फिर कैपिटल D। तो यहाँ पे अगर हम साम्य स्थिरांक निकालें, साम्य स्थिरांक K बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये जो स्मॉल पावर होती है ये क्या हो जाएगी, उसकी पावर में पहुँच जाती है। तो ये हो जाएगा C की पावर स्मॉल c, D की पावर स्मॉल d, A की पावर स्मॉल a और B की पावर स्मॉल b। इस टाइप हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो गिब्स ऊर्जा समीकरण द्वारा क्या होगा, डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा H प्लस डेल्टा TdS। तो ये जो डेल्टा H है इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, ऊर्जा एंथैल्पी। तो डेल्टा G बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं, तो डेल्टा G' प्लस RT लॉग E, यहाँ पे E है बेस में और लोग K। तो हम लोग देखते हैं K यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी हम आपको सब बताएंगे। तो डेल्टा G की हम लोगों ने वैल्यू रख ली, अभी हम लोगों ने निकाली थी, ये देखो ठीक है। तो डेल्टा G बराबर क्या होगा, माइनस NFE सेल बराबर हो जाए माइनस का NFE सेल, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, प्लस होगा RT लॉग E। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे NF का हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, NF का डिवाइड करेंगे। चलिए हम लोग NF का डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या समीकरण में NF माइनस NF का डिवाइड कर देते हैं या भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, तो E सेल बचेगा, यहाँ पे बचेगा E सेल, ये डिग्री है, इसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं हम लोग। और जो केवल E है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इसको इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, ये बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो माइनस RT लॉग RT अपॉन में क्या हो जाए NF लॉग E, बेस में E है और K। तो यहाँ पे E सेल बराबर क्या होता है, देखो E सेल बराबर होता है
ई सेल मानक है वाला माइनस का ये हमने जब बेस से ई हटाते हैं हम लोग, जो लॉग बेस ई है इसको जब नोट तो 2.303 इतने का हमको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 3.303 RT log 10 बेस पे 10 आएंगे के। यहाँ से हम लोगों ने इसको हटा दिया, तो हमने इस तरीके लिख लिया। यहाँ पे जो R होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो तो 8.314 8 की वैल्यू होती है, और ताप जो हम लेते हैं वो लेते हैं 298 केल्विन पे लेते हैं, और F की जो हम वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 96,500 सेंटीग्रेड लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जब ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, इनकी ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू रखे, तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये हमने वैल्यू रख के दिखाई है, तो आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास निकलेगा ई सेल बराबर ई सेल माइनस यहाँ पे जो बचेगा वो जो 0.0591 अपॉन n बचेगा, और लॉग 10 बेस में 10 है, ओके। तो ये मेरे पास फार्मूला निकल आएगा, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। इस फार्मूले को आपको लर्न करके रखना, यही मेन फार्मूला है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ई सेल बराबर के की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं उत्पाद बटे अभिकारक या क्रियाकारक, ओके। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनोड बटे कैथोड भी लिख सकते हैं यहाँ पे के की जगह पे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सीकरण बटे अपचयन। तो ये आप लोग फार्मूले जो हैं वो सभी नोट कर लें, 1 2 3 4 ये 4 फार्मूले हैं, चारों फार्मूले नोट कर लें। इनके बेस पे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। जब एनोड पे होगा तो एनोड वाला लगाएंगे, जब उत्पाद पे होगा तो उत्पाद वाला लगाएंगे, और जब ऑक्सीकरण पे होगा तो ऑक्सीकरण वाला लगाएंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न है डेनियल सेल के नरेस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो इसको हमको समीकरण निकालना है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा रिएक्शन है Zn प्लस Cu पे +2, एरो का क्या बन जाए Zn +2 प्लस Cu। तो इसका जो चार्ज था वो Zn के ऊपर चढ़ा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो K बराबर होगा Zn +2 अपान Cu +2, Cu अपान ये जो पावर है इनके साथ 1 होता है तो वो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो K Zn है, मतलब Zn जो है ये Zn Cu के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। तो हम लोग यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो हमारे पास इतना पार्ट बचेगा। तो K बराबर कितना Zn +2 और Cu +2 बचेगा। ये क्या करते हैं, फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, ई सेल बराबर हो जाए ई सेल माइनस 0.591 अपॉन 2 log 10, और ये हमने रख लिया अपना जो हमको दिया गया था K बराबर हमने यही निकला था, तो हमने उसकी वैल्यू रख ली। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो इसमें जब 2 का डिवाइड करें तो ये बचेगा मेरा 2.95 log 10, इसकी वैल्यू बचेगी। तो यही मेरा आंसर हो गया। ये मेरा सूत्र होता है नरेस्ट समीकरण, इसी को हम बोलते हैं। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट है, ये होता है नरेस्ट समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो 0.34 वोल्ट है, तो 0.1 एम सांद्रता पर कॉपर आयन मुक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव क्या होगा। तो जो मुक्त जो होता है ना उसका विभव क्या होगा कॉपर के, तो वो हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या Cu +2 है, तो इसके बैलेंसी के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो क्या बन गया Cu। ई सेल बराबर मेरा फार्मूला क्या होता है, ई सेल माइनस 0.591 अपॉन n लॉग बेस में 10 Cu अपन Cu +2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई सेल माइनस 0.591 अपॉन 2, इलेक्ट्रॉन कितने थे 2 थे, तो 2 रख लिया, लॉग 10 1, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, और ये हमको दिया 0.1 मोल, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया। तो जब हम क्वेश्चन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, इतना बचेगा। ई सेल की वैल्यू हमको देगी 0.34, तो हम रखते हैं 0.34 माइनस का ये, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा ई सेल बराबर 0.3105। अगर जिसको माइनस नहीं आता है तो देखिए ये हमने लिख रखा है 0.3400, माइनस करेंगे तो ये घटेगा नहीं, तो यहाँ पे कैरी लेके आएंगे तो होगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया तो 1 बचेगा, और ये 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ई सेल बराबर 0.3 वोल्ट, लगभग में हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये मेरे पास दिया माना एक सेल सूत्र है निकिल, डायरेक्ट संपर्क है किससे, निकिल +2 से। ये लवण सेतु का साइन होता है, लवण सेतु Cu +2, डायरेक्ट संपर्क किससे Cu में, तो निकिल डायरेक्ट संपर्क निकिल +2, तो वैल्यू दी गई 0.25 वोल्ट,
दी गई है निकल की, Cu+2 डायरेक्ट संपर्क की दी गई 0.34 हो तो सेल विभव ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सेल विभव की गणना करनी है हमको। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे निकल डायरेक्ट संपर्क निकल +2 की वैल्यू है मेरे पास प्लस की 0.25, ये ऑक्सीकरण पे होगा। और Cu+2 पे डायरेक्ट संपर्क है Cu, तो ये क्या है, अपचयन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू देखिए 0.34 वोल्ट। चलिए देखते हैं। तो इसका निकल का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ई सेल अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ई कैथोड होता है, माइनस का क्या होता है, ई एनोड होता है। तो जब ये वैल्यू रखेंगे Cu+2 इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे कैथोड पे तो क्या 0.34 निकली थी, माइनस ये निगेटिव हो गई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ई सेल क्या निकलेगा 0.59 वोल्ट। आप लोग ऐड ऐसे कर लीजिए 34 पॉइंट, इसको रख लीजिए 25 पॉइंट, इसको ऐड करें 95 तो 59 वोल्ट हो गया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास। प्रश्न दिया है pH 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन किया। जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका परिकलन करना है हमको। तो यहाँ पे क्या देखो फार्मूला होता है HIN बराबर 10⁻⁻ pH, ये फार्मूला होता है। तो हम लोगों ने pH 10 दिया तो हमने HIN बराबर लगा 10⁻10 मोल। तो ये क्या निकला, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल आई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2HIN प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसकी बैलेंसी के लिए हम लोग देते हैं तो क्या बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हम लोग जब ई सेल बराबर फार्मूला लगाएंगे तो ई सेल माइनस होगा 0.5459 लॉग बेस में 10 H2 अपॉन में H प्लस का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमको दी गई थी 10, तो इसकी पावर 2 है तो ये हो जाएगा कितना 20। तो इसको हम लोग जो रखें इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये 0.59 अपॉन में 2 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिए थे इसको। तो 2 का हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 20। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस की, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा। और 10 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 0.591 वोल्ट आएगा, माइनस में आएगा ये। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। तो ये मेरे पास मानक वेस्टर्न सेल पे आधारित कुछ क्वेश्चन थे, नरेश समीकरण पे क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए वो आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं लगते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और वीडियो बना दूंगा उसका। और अगर फिर भी नहीं लगते तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको सलूशन दे दूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।